तो स्टार्ट करते हैं क्लास 9th डेमोक्रेसी का 4th चैप्टर जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो डेमोक्रेसी ये जो सब्जेक्ट है हमारा, इसके बारे में हम ये चीज कई बार देख चुके हैं कि कई अलग अलग चीजों के बारे में हम सुनते हैं, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मीडिया, ये पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं। तो इस चैप्टर में इन्हीं के बैलेंस के बारे में बात करना शुरू करेंगे और डेमोक्रेसी के थोड़े अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में भी देखेंगे। तो पहले का जो जमाना था, उस जमाने में राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था और जो अलग अलग धर्मगुरु हैं उनका राज हुआ करता था। तो समाज में क्या होगा, नागरिक क्या करेंगे, कैसे होगा, कानून क्या बनेंगे, उसमें अच्छा खासा रोल इन धर्म गुरुओं का रहा करता था। और यूरोप के लिहाज में देखा जाए तो ये चर्च का रोल था वहां पे। इन राजाओं और धर्म गुरुओं के सेंस में अगर हम देखें तो इनको गॉड्स ऑन अर्थ का एक टाइटल मिला हुआ था कि ये ईश्वर का अवतार है इस धरती में, और बाकी सारे लोगों का जिम्मेदारी है, या बाकी जितनी भी प्रजा है उनकी जिम्मेदारी है कि इनकी सेवा करते रहें। तो इनके पास सारी जमीन, सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इनके पास हुआ करते थे, इनके पास आर्मीज हुआ करती थी, और जिसके पास आर्मी होगी उसी के पास एक्चुअल वाली ताकत होगी। ये लोग समाज के नियम कानून बनाया करते थे, और इन लोगों पे जबकि नियम कानून ज्यादा नहीं लगा करते थे, क्योंकि ये लोग अगर कुछ गलत करते हैं तो इन पे क्या कानून लगेगा, जबकि यही कानून बनाने वाले लोग हैं। ये 5% लोग थे, जनसंख्या का 5% एक ग्रुप है जो कि पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, बाकी प्रजा को कंट्रोल करता है एंड एक्सप्लॉइट करता है। जो बचे हुए 95% जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पब्लिक है, जिनको हम प्रजा कह सकते हैं। तो राजशाही का सिस्टम था ये। इस राजशाही के सिस्टम से अब क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे जो आम जनता है, जिसके चलते नेशनलिज्म वाले मूवमेंट आ रहे थे कि हमें राजशाही नहीं चाहिए, ये हमें अपना देश चाहिए। और जब अपना देश वाली बात होती है तो यहां पे कुछ इस तरीके के सिस्टम की कल्पना करी गई कि देयर विल बी द रूल ऑफ गवर्नमेंट, कि अब देश होगा जहां पे अब हम किसी राजा की प्रजा नहीं है, हम देश के नागरिक हैं, और राज होगा सरकार का। और सरकार जो होगी ये पुराने राजाओं की या पुराने ये धर्मगुरुओं की, प्रीस्ट लोगों की नहीं होगी। और यहीं से दो नए टर्म हमें आते हैं। जब सरकार पुराने राजाओं की नहीं होगी और लोग फैसला करेंगे कि सरकार में कौन होगा, तो इस चीज को हम कहते हैं रिपब्लिक। और जब हम ये कहते हैं कि सरकार का राज होगा और क्या कानून बनेंगे और क्या किस तरीके से नागरिक रहेंगे, उसमें इन धर्म गुरुओं का कोई कंट्रोल नहीं होगा, इस चीज को कहा गया सेक्युलर। तो जैसे सेक्युलरिज्म ये जो शब्द आता है, तो इसके बारे में कई सारे लोगों का विचार होता है कि जैसे एक नॉर्मल डेफिनेशन है सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम स्टेट। तो इसका बेसिक प्रेमाइस यही है कि अब जैसे फ्रांस में सेक्युलरिज्म का मतलब पहला एस्पेक्ट ये हुआ, फ्रांस के नागरिक क्या करेंगे, क्या कैसे जिंदगी जिएंगे, फ्रांस की सरकार तय करेगी, ना कि फ्रांस का चर्च तय करेगा। तो पहले के जमाने में चर्च अच्छा खासा रोल प्ले करता था ये तय करने में कि जो प्रजा है वो क्या खाएगी, क्या पिएगी, क्या करेगी, कैसे रहेगी, यहां पे सरकार तय करेगी, कोई धर्मगुरु नहीं तय करेंगे। तो पुराने राजा नहीं तय करेंगे, यानी कि रिपब्लिक हो गया। और धर्मगुरु अब तय नहीं करेंगे समाज में क्या होगा, ये चीज सेक्युलरिज्म हो गई। और क्योंकि अब ये जो सरकार बन रही है, इस सरकार की अपनी ताकत है, ये किसी पुराने राजाओं के बस से नहीं चलेगी और ना ही धर्मगुरुओं के बस से चलेगी। तो इस वजह से हम इस सरकार को सॉवरेन गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, कि सरकार अपने फैसले खुद लेगी। अच्छा, अब सरकार के बारे में कहा गया कि सरकार को मतलब ये आम जनता चुनेगी, गवर्नमेंट टू बी इलेक्टेड बाय ऑल पीपल। और जब हम ये कहते हैं कि सारी की सारी जनता चुनेगी इन सरकार को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक। तो ये एक सिस्टम बन गया कि अब ये राजा प्रजा नहीं है, देश के नागरिक हैं जो कि जिनका देश है। और सरकार जो होगी वो किस तरीके से रिपब्लिक होगी, सेक्युलर होगी, सॉवरेन होगी और डेमोक्रेटिक होगी। यहां से अलग अलग टर्म्स भी हमें समझ में आते हैं।
अब ये जो सरकार है ये भी तो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके पास ताकत आ गई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सरकार है ये इन्हीं लोगों के जैसे काम करने लग जाए, कि जैसे ये राजा महाराजा लोग थे, जो चर्च के लोग थे, अब बाकी अलग अलग जो धर्मगुरु हैं, हो सकता है कि ये सरकार भी वैसे ही काम करने लग जाए। तो इसके लिए जरूरी है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस का होना जरूरी है जो कि सरकार को चेक करते रहें कि सरकार इनके जैसे काम ना करने लग जाए, एंड नॉट वर्क फॉर द ओल्ड किंग्स एक्सेट्रा। और ऐसा भी ना हो कि इन लोगों के लिए काम करने लग जाए, क्योंकि आपने इन लोगों से ताकत ली है, आपने इन लोगों को दुनिया से गायब नहीं कर दिया है कि चर्च और धर्मगुरु लोग पूरी दुनिया से गायब हो गए, राजा महाराजा गायब हो गए। जो नया देश बनेगा उसमें चुनाव होने हैं, तो ये लोग भी ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ये इन्फ्लुएंस करने की पूरी कोशिश करेंगे कि जो सरकार बने वो इनके लिए काम करे, वो इन गरीबों के लिए काम ना करे। ठीक है, तो ये यहां पे ये बात आती है इंस्टीट्यूशंस, जिसके नाम पे ये चैप्टर है कि वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस क्या है। तो थोड़ा बहुत एक बेसिक आइडिया लेते हैं। तो जैसे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है डेमोस का राज होगा, तो यानी कि रूल ऑफ पुअर पीपल, जहां गरीब लोगों का राज है। और गरीब लोगों का राज है यानी कि गरीब लोगों को सारे हक अधिकार मिले हैं, आप इनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, इनके फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं हो सकता। और अगर कुछ भी होता है तो इनके पास एक जुडिशियरी है, एक अदालत है जो कि प्राइम है, ये रूल ऑफ लॉ होगा यहाँ पे। यहाँ किसी राजा या किसी धर्मगुरु का राज नहीं है, डेमोक्रेसी में कानून का राज है। तो जुडिशियरी के अंडर सब कुछ आता है। किसी राजा ने भी अगर किसी गरीब के फंडामेंटल राइट्स का हनन किया है और साबित हो जाता है, तो राजा, जो पुराने जमाने में उनके राजा रहे, उनको भी सजा हो जाएगी। तो ये डेमोक्रेसी का मतलब यही चीज कि गरीब लोगों का राज है, और डेमोक्रेसी इस तरीके से काम करे कि इन गरीबों का राज बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि अभी गरीब लोगों का राज है लेकिन थोड़े टाइम में ऐसा हो जाए कि सिस्टम पूरी तरीके से टूट जाए और ये जो सरकार बने वो फिर से पुराने राजाओं के लिए या धर्मगुरुओं के लिए काम करने लग जाए, बजाय इसके कि गरीब लोगों के लिए काम किया जाए। तो यही चीज कि गवर्नमेंट टू वर्क फॉर पुअर पीपल, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं 2-3 बार इस पॉइंट पे मैंने जोर डाला है। उसका रीजन यही है कि सरकार तो चुनी जाएगी, लेकिन सरकार गरीबों के लिए काम करेगी या सरकार राजाओं के लिए काम करेगी, धर्मगुरुओं के लिए काम करेगी, बिजनेसमैन लोगों के लिए काम करेगी, या पुराने लॉर्ड्स के लिए काम करेगी, ये एक चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी है। अब जैसे इस चीज का छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, तो जैसे दवाइयां हैं, दवाइयां तो जरूरत है सर ये समाज की। तो अब कोई बिजनेसमैन चाहे कि हम ये दवाई जो है इसको हम 10 गुना कीमतों में बेचें, और भाई जिसको खाना है वो खरीदेगा ही। और यहाँ पे सरकार का काम है कि इस चीज को इंश्योर करना कि सही दवाई मार्केट में आ रही है, कोई गड़बड़ गलत दवाई मार्केट में नहीं आ रही जिसको खा के लोग मरने लग जाएं, तकलीफ बढ़ने लग जाए। पहली बात। दूसरी बात, कोई दवा जितने की बनी है, थोड़ा प्रॉफिट तो लेगी कंपनी, लेकिन इतनी भी महंगी ना हो जाए कि आम जनता की हालत खराब हो रही दवा खरीदने में। तो सरकार गरीबों के लिए काम करेगी अगर, तो वो इस बड़े बड़े बिजनेसेस से कहेगी कि आप अपनी दवाएं की कीमतें कम करो, आप इस कीमत से ज्यादा ये दवा को नहीं बेच सकते। अगर आपको अमीरों को बेचना है तो बेचो, महंगे में बेचो, लेकिन एक सेगमेंट आप रखोगे कि इस सेगमेंट में दूसरे नाम से निकाल दो, लेकिन वो सेगमेंट आप रखोगे कि गरीब आदमी भी आराम से ये दवा ले सके बिना ज्यादा कोई ऐसा तकलीफ के। तो यहां पे हम देखते हैं कि सरकार गरीबों के लिए काम करेगी तो ऐसे करेगी, और सरकार अगर बिजनेसेस के लिए काम करने लगेगी तो सरकार खुला छोड़ देगी कि आप कोई भी दवा बना के बेचो, चाहे लोग मर रहे हैं खा के, चाहे नुकसान हो रहा है, आप बेचो, कोई दिक्कत नहीं। और आप 10 रुपए की दवा को आप 10,000 का बेचो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें बस पैसा देते रहो। तो यहां पे इस इंसिडेंट में क्या है, सरकार बिजनेसेस के लिए काम कर रही है। तो सरकार तो चुनी जाएगी, देश का मतलब हो जाने का मतलब ये नहीं कि सरकार हम चुनेंगे, राजा महाराजा धर्मगुरु चले गए। सरकार तो चुनी जाएगी, लेकिन वो गरीबों के लिए काम करेगी, अमीरों के लिए काम करेगी, या पुराने राजाओं के लिए काम करेगी। तो ये चीज है, डेमोक्रेसी का मतलब सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, और ये इंस्टीट्यूशंस जो बनाए जाएंगे इस तरीके से बनाए जाएंगे कि आगे 10 साल बाद, 50 साल बाद, 200 साल बाद भी सरकार गरीबों के लिए ही काम करे। ऐसा नहीं हो कि 50 साल गरीबों के लिए काम किया
और 50 साल के बाद ये सारे सिस्टम्स हाईजैक हो गए और अब सरकार ये इनके लिए काम करती है। तो ये चीज डेमोक्रेसी, पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो आम जनता है, आम पब्लिक, ये चुनाव होंगे, जो लोग चुने जाएंगे वो आएंगे पार्लियामेंट में, संसद जो कानून बनाएगी, इसको हम कहेंगे लेजिस्लेचर। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। लेजिस्लेचर में ही जिसकी मेजॉरिटी होगी, एक ग्रुप की मेजॉरिटी होगी, वो ग्रुप बनाएगी सरकार। इसको हम कहेंगे एग्जीक्यूटिव, जिनके पास एक्चुअली में ताकत है, ये ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास एक्चुअली में ताकत है, लेकिन इनके ताकत है, राज इनका नहीं है। राज किसका है? राज है रूल ऑफ लॉ, कानून का राज है। अगर पार्लियामेंट में या सरकार में कुछ भी गड़बड़ करते हैं लोग, तो ये जुडिशरी के पास ताकत है, सजा देगी। और ये लोग मिलके जुडिशरी को ना तबाह करें और ये लोग मिलके कुछ और गड़बड़ ना करें और लोगों को मालूम चले कि क्या हो रहा है देश में, इसके लिए है मीडिया, न्यूज। और पूरे पब्लिक के लिए ये ओपन कर रखा गया है। कोई भी आदमी अगर चाहे वो अपना न्यूज़पेपर चला सकता है, मैगजीन चला सकता है, न्यूज चैनल चला सकता है, कोई मनाही नहीं है। नो डाउट चैलेंजेस हैं इसमें कि बहुत पैसा लगेगा और ऐसा है वैसा है। तो आमतौर पे जितने बड़े बड़े न्यूज चैनल, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों का है, ये बात सच्चाई है। लेकिन कोई ऐसा रूल नहीं है कि आम आदमी अपना मीडिया नहीं चला सकता है। ठीक है, तो ये चीज हुआ। इसके बाद कई सारे और इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि एक इंस्टीट्यूशन है सीएजी, जो कि ऑडिट करता है सरकार के कामों को, कि सरकार कितना काम किया, सरकार ने इतने टाइम के दौरान कितना पैसा कहां खर्च हुआ, कितना पैसा अलॉट था, कितना पैसा खर्च हुआ, कहां खर्च हुआ। तो आप पूरा देख सकते हैं कि सरकार ने कितना पैसा कहां बोला था, कितना लगा, कहां पे गड़बड़ियां हुई। एक अपने आप में इंस्टीट्यूट है सीबीडीटी, जो कि टैक्सेशन से रिलेटेड है, कितना टैक्स किससे लेना है, क्या करना है, ये सब चीजें। प्रिंटिंग ऑफ मनी के लिए है आरबीआई, कि ये लोग फैसला नहीं करेंगे कि कितना पैसा छापना है या कितना पैसा लोन देना था, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब आरबीआई का काम है। एक ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जिसका ये सिर्फ काम है ये देखना कि इस पूरे सिस्टम में किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये अपनी रिपोर्ट भेजेगा। और ह्यूमन राइट्स कमीशन की अपनी एक वजूद है, अपनी एक इज्जत है, लोग पे असर पड़ता है जब ह्यूमन राइट्स कमीशन इस तरीके की रिपोर्ट निकालता है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए, और ये पढ़ के लोगों के दिमाग में असर पड़ता है कि ये सरकार ने कुछ गड़बड़ किया है। ठीक है, तो ये सब अपने आप में ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इनके कंट्रोल में नहीं है। मतलब है सरकार है तो पूरी पावर एक्चुअली इन्हीं के पास है, लेकिन फिर भी इनको भी अपनी ताकत दी गई है कि ये इनका अपना इंस्टीट्यूट है। मतलब इंस्टीट्यूशन एक तरीके से इनके अपने चेयरमैन है, इनका अपना हायरार्की है सीनियर जूनियर का, और किस तरीके से इनका वर्किंग होता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होते हैं। अब चुनाव कराए जाने हैं तो चुनाव इम्पार्शियल वे में हो पाए, ऐसा ना हो पाए कि चुनाव में खूब गड़बड़ी हो रही है। तो इसके लिए चुनाव कराने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है जिसको हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसको इफेक्ट करना या इसको इन्फ्लुएंस करना कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, होने को तो सब हो सकता है, लेकिन उस सेंस में कि इंडिपेंडेंट बनाए गए इंस्टीट्यूशन, कि अगर आपने 2-4 लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में ले भी लिया तब भी ये अपने आप में डिपार्टमेंट है पूरा। बाकी लोग आपके अगेंस्ट बोल सकते हैं, कोई रिपोर्ट निकाल सकते हैं, किसी और इंस्टीट्यूशन से बोल सकते हैं कि ऐसी गड़बड़ी हो रही है, आप बात करो इस। ठीक है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस का एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है कि डेमोक्रेसी बनी रहे और बरकरार रहे। तो यहीं से आता है 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। यहां तो हमने इंस्टीट्यूशंस देखे, यहां से आते हैं ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट पे। तो एक ये तो हम यूएसए के सिस्टम में हम जैसे देख रहे हैं, तो एक है लेजिस्लेटिव ब्रांच, जो कि कानून बनाने के सेंस में इस्तेमाल होती है कि ये कानून बनाएगी और पुराने कौन सा कानून हटना है, नया कौन सा बनाया जाना है, कानून में क्या इंप्रूवमेंट होना है। एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, कितना पैसा कहां पे लगाया जाना है, कौन से प्रोग्राम चलाए जाने हैं,
कौन से देशों के साथ कैसी ट्रीटीज होंगी, ये सब चीजें, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट्स, ये सब तो खैर अमेरिकन सिस्टम है, लेकिन मोर और लेस आप अंतर समझ सकते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी में। अब एग्जीक्यूटिव ये ग्रुप ऑफ पीपल है जिसकी सरकार है, ये एनफोर्स करेंगे इन कानूनों को, कानून बनाना इनका काम है, एनफोर्स करना इनका काम है। यहां पे एग्जीक्यूटिव में कमांडर इन चीफ ऑफ मिलिट्री एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास होता है। इंडिया में सिस्टम थोड़ा सा अलग है, ऑब्वियसली हर देश का अपना अपना सिस्टम है, लेकिन एग्जीक्यूटिव से आप ये समझ जाइए कि ये सरकार की बात करी गई। इसके बाद जुडिशियल, ये इंटरप्रेट करता है कानूनों को, जो लोअर कोर्ट्स के फैसलों को भी देखता है, और बाकी ये अदालतों का जो पूरा सिस्टम हमें दिखाई देता है। तो ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, तीन ये भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब इंस्टीट्यूशंस ही हैं, ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मेन इंस्टीट्यूशंस हैं मतलब। ठीक है, तो अब इस चैप्टर के हम बेसिक पॉइंट्स में अगर हम देखें तो हम यही सब देखेंगे। शुरुआत करेंगे पार्लियामेंट से, जो कि लेजिस्लेचर का हिस्सा है। तो हम बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, लोकसभा, राज्यसभा। इसके बाद हम एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। एग्जीक्यूटिव यानी कि वो ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास एग्जीक्यूशन की पावर है। तो इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक पॉलिटिकल, जो चुनाव जीत कर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और दूसरे होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, क्योंकि इन्हीं को हेल्प करेंगे ये लोग जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, और क्योंकि इनकी नौकरी है तो ये परमानेंट है। जो आदमी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में लग गया एज अ सेक्रेटरी या कुछ भी, जिंदगी भर वहां काम करेगा। इसी बीच में अलग अलग सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, तो ये पॉलिटिकल वाले लोग बदलते रहेंगे। कभी इस पार्टी के हैं, चले गए, फिर दूसरी पार्टी के आए, चले गए, फिर तीसरी पार्टी के आए, चले गए। ये हमेशा बरकरार रहना है सिविल सर्वेंट्स। तो हम प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल के बारे में देखेंगे, हम प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे, इनकी पावर्स वगैरह, और फिर बाद में लास्ट में हम देखेंगे जुडिशियरी के बारे में। तो कैसे, किस तरीके से डेमोक्रेसी में एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग पे सारी ताकत आ गई तो अपने मन मर्जी से काम कर रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, और काम कैसे किया जाता है इन अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के जरिए, कि कोई गड़बड़ कानून ना बन जाए, और कोई भी चीज हो तो कम से कम सहमति से हो, सब लोगों की सहमति से हो, विचार विमर्श करने के बाद ही कोई कानून बन पाए। तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। तो हम ये पूरा एक तरीका देखेंगे, और ये तरीका हम देखेंगे कैसे होता है विद द एग्जाम्पल ऑफ मंडल कमीशन। कि मंडल कमीशन ये एक बड़ा ऐतिहासिक सा एक इंसिडेंट रहा है हिंदुस्तान के पॉलिटिकल इतिहास में आजादी के बाद। तो किस तरीके से इंट्रोडक्शन होता है मंडल कमीशन का, फिर इंप्लीमेंटेशन होता है। तो इस कहानी के जरिए हम इन अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के वर्किंग के बारे में जानेंगे। तो पहला टॉपिक हमारे इस चैप्टर का शुरू होता है, हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। तो शुरुआत यहां से होती है, कोई भी कानून जो सरकार बनाती है, गवर्नमेंट ऑर्डर, वो किस तरीके से आता है। तो जैसे यहां पे हमें गवर्नमेंट ऑर्डर एक दिखाया गया है, यहां पे ये आया है जीआई, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, सब्जेक्ट 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट। तो बेसिकली ये है कि जितनी सरकारी नौकरियां हैं, इसमें 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा अदर बैकवर्ड क्लासेस को। और ये किसने जो साइन किया है, अगर हम देखें तो ये अगस्त 13, 1990 में ये गवर्नमेंट ऑर्डर आता है। इस गवर्नमेंट ऑर्डर को कहा गया ऑफिस मेमोरेंडम, और ये इशू किया था जॉइंट सेक्रेटरी ने। ये एक ऑफिसर है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के सेक्रेटरी हैं इन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। तो ये जॉइंट सेक्रेटरी जो है इस डिपार्टमेंट के, इन्होंने इस ऑर्डर को साइन किया। तो फिर ये कानून बन गया।
लेकिन अब ये बात तो एक क्लियर सी बात है कि ये कानून जो बनाया वो इन्होंने नहीं बनाया, जॉइंट सेक्रेटरी ने, इन्होंने तो बस एक साइन किया है और वहां से ये कानून ऑफिशियल वे में शुरू हो गया है। तो खैर अब इस कानून के बारे में देखते हैं। ये कानून क्या कहता है? इट अनाउंसेस 27% ऑफ द वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट, सिविल सर्विसेज की जितनी पोस्ट है उसमें 27% वैकेंसीज अब रिजर्व होंगी फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिनको हम SEBC कहते हैं। ये इन लोगों के लिए SEBC, ये टर्म इन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो कि थोड़े से बैकवर्ड हैं, ऐसे, क्योंकि ऐसे इलाकों से जो कि जहां पे इतना एजुकेशन नहीं जा पाई, जहां पे इतना डेवलपमेंट नहीं जा पाया, इन लोगों को भी अगर आपको समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है तो इन लोगों को आप रिजर्वेशन दीजिए। और इन परिवारों में से हो सकता है जिस एग्जाम में आपने एक पर्टिकुलर कट ऑफ रखा है, हो सकता है कि इन परिवार में से इतने अच्छे नंबर ना ला पाए, थोड़े कम ही नंबर लाएं। लेकिन अगर आप इस ऐसे परिवार से किसी एक आदमी को अगर अधिकारी बना दें, एक सरकारी नौकरी मिल जाए, तो एक सरकारी नौकरी पूरे खानदान को उठाती है। ठीक है, एक आदमी को अगर सरकारी नौकरी लग गई, उससे पैसा आने लग गया, उसके बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएंगे, वो अपने गांव से 4 लोग को बुला लेगा, आप भी आ जाओ, पढ़ लो, यहां शहर में घर बन गया है, और जानने वाले आएंगे। तो एक परिवार को अगर आपने मुख्य धारा में जोड़ लिया तो उनका पूरे समाज का फायदा होता है, और पूरे समाज को एक अच्छा एक मैसेज जाता है कि अरे उनको देख लो, वहां इतनी अच्छी नौकरी इनकी लग गई। तो एक कॉन्फिडेंस आता है, ऐसे समाज के इन वर्गों में से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, तो बैकग्राउंड बताया है, पढ़े लिखे होंगे, कुछ नंबर लाएंगे तभी सेलेक्ट होंगे। ऐसा भी नहीं कि आप किसी को भी उठा के नौकरी दे दे रहे। तो पढ़ाई के लिए तो क्राइटेरिया दे ही रखा है, लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट ही सबका अलग है उस सेंस में। अब जैसे मान लीजिए ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो रहा है, कट ऑफ आया 120 नंबर, ठीक है, जो अब कोई इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का है उसको 100 नंबर आया है, आपने अगर रिजर्वेशन कर दिया, 27% रिजर्वेशन इनके लिए होगा, तो अगर इसकी सीट भरने जब आप शुरू करोगे तो 100 नंबर जिसका है वो भी सिलेक्ट हो गया। तो ऐसा भी नहीं कि वो 0 पे है, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, ऐसे समाज से वो आएगा नौकरी में तो फिर पूरे समाज में कई सारे बेनिफिट्स होंगे। पहली बात तो एक्टिव बेनिफिट्स होंगे, पूरे घर परिवार समाज में वो मुख्य धारा में आएंगे, और दूसरा पार्शियल बेनिफिट्स होंगे कि उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार, पढ़ाई लिखाई करके हमें अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं, और ऐसा है वैसा है, उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा वो रिलेटिव जो है जानने वाला, वो यहाँ पे इतने अच्छे पोस्ट में लगा है, ठीक है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, और पॉइंट वही चीज है कि देखिए, एक बात बिल्कुल साफ साफ एक दिमाग में बैठा लीजिए, ये जो एजुकेशन सिस्टम हम फॉलो करते हैं, ये एजुकेशन सिस्टम बचपन से शुरू होता है, 2-3 साल की उम्र से, और इतनी तेजी से ये एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ता है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब इतनी तेजी से बढ़ती है। अगर कोई बच्चा 5 साल 8 साल की उम्र तक इतना कैचअप नहीं कर पाया हो, तो पढ़ाई, क्योंकि अब वो 8वीं में अगर आ गया, 8वीं तक 9वीं तक इधर उधर में ही रह गया, ज्यादा इतना डेप्थ में नहीं पढ़ पाया, उसके घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे, आप क्या सोचते हैं वो कैचअप कर लेगा? कभी नहीं कर पाएगा। कर लेगा लेकिन उतने उस लेवल पे नहीं कर पाएगा। ये बात एक रियलिटी है, एक फैक्ट है, ये मेडिकल फैक्ट है। ब्रेन डेवलपमेंट जितना 8 साल की उम्र 9 साल की उम्र तक जितना जो ऐसे परिवार में पैदा हुआ कि अच्छे परिवार में पैदा हुआ, उसको बचपन से अच्छे स्कूलों में पढ़ाया गया, वो स्कूल से घर आता है तो उसके पास पूरा टाइम फ्री है, कि वो पूरा टाइम खाली उसके पास, वो पढ़ाई कर सकता है, उसके पास ट्यूशन भी है, कोचिंग भी है, अच्छी किताबें भी हैं, और वो एक अपब्रिंगिंग है,
तरबियत जिसको हम कहते हैं, अपब्रिंगिंग, कि उसको ये अंकल है वो उस डिपार्टमेंट में है, ये अंकल है वो वहां है, वो वहां है, वो एक तरबियत होती है, वो सब चीजें मिलके इंप्रूव करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप यहां देखिए, वो 3 साल 4 साल का बच्चा है, उसकी माँ खाना बना रही है, वो उधर चला गया, वहां पे खेत में जाओ, ये करो वो करो, उसको कितना टाइम, अगर आप इफेक्टिव टाइम निकालो, कितना टाइम है उसके पास पढ़ने के लिए, कितना टाइम है? उस प्रॉपर बैकग्राउंड वाले बच्चों के मुकाबले बहुत कम टाइम है, बहुत कम फैसिलिटीज हैं। कितनी अच्छी किताबें होंगी इनके पास, ना कोई कोचिंग, ना स्कूल, ना ट्यूशन। स्कूल भी कैसा, बस जैसा तैसा, वो कैसे होते हैं सरकारी स्कूल बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। तो क्या इन बच्चों की गलती है? अब इनकी माँ जा रही 6 किलोमीटर, वो वहां से पानी ला रही है, 1 घड़ा भर पानी ला रही है। बाप को कोई और बीमारी हो रखी है, तो जितना घर में थोड़ा बहुत पैसा है वहां चला जाता है, चाहे कुछ हो जाता है। तो क्या क्या आप उम्मीद करें? वही वाली बात है कि वो इनिशियल पॉइंट ही आपका अलग है। आपको लग रहा है कि ये बच्चा भी 4 साल का है, ये बच्चा भी 4 साल का है, तो ये सेम लेवल पे थोड़ी है। वो जो 4 साल का बच्चा दिख रहा है वो टाइम में बहुत आगे है, और ये टाइम में बहुत पीछे है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो इस सब के चलते ये सब कहा गया कि एक बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक रिजर्वेशन रहेगा। यहां तक आते आते रिजर्वेशन उस टाइम पे सिर्फ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए था। ठीक है, और ये ओबीसी के लिए उस टाइम तक रिजर्वेशन नहीं था, जो कि नया रिजर्वेशन लाया गया। ये जो था शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन, ये तो गांधी अंबेडकर पैक्ट से बात आती है, 1932 गांधी अंबेडकर पैक्ट, कि हम रिजर्वेशन देंगे। तो अब इसके बाद, अब जैसे अगर हम रिजर्वेशन स्प्लिट अगर आपको बताएं, शेड्यूल कास्ट इनके लिए करीब करीब 15% रिजर्वेशन था, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 7.5%, तो करीब करीब 22.5% का रिजर्वेशन था। इसके बाद करीब 27% रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस को दिया गया। तो ये रिजर्व्ड सीट्स अगर मिला ली जाएं तो पूरी तरीके से देखा जाए तो 49% है। और ये भी एक रूलिंग करी गई थी कि रिजर्वेशन कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इसको फुलफिल भी करता है कि हाँ 50% के नीचे ही है रिजर्वेशन। तो ये चीज करी गई कि 27% ऑफ द जॉब्स इन सेंट्रल सर्विसेज एंड पीएसयूज फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डिसीजन मेकर्स। ये तो कानून आया और कानून इंप्लीमेंट हो गया। इस कानून के पीछे कौन लोग थे जिन्होंने फैसले लिए अलग अलग? तो डिसीजन मेकर्स के सेंस में अगर हम देखें तो इनको हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो प्रेसिडेंट, ही इज द हेड ऑफ स्टेट। राज्य का जो हेड है, हिंदुस्तान के सेंस में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान के सेंस में हेड जो है वो प्रेसिडेंट है। इसके नाम पे राज होगा, इसके नाम पे सारे ऑर्डर्स होंगे, सारे कानून इनके नाम के बनेंगे। He is the highest formal authority in the country. प्रेसिडेंट के बाद है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। He is the head of government. सरकार के हेड प्राइम मिनिस्टर है। सारी ताकत, एक्चुअल वाली ताकत प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, लेकिन हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है। जब तक प्रेसिडेंट का साइन नहीं होगा किसी कानून में, वो कानून लागू नहीं हो सकता। खैर, तो प्रेसिडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर है जो ज्यादातर फैसले लेता है इन द कैबिनेट मीटिंग्स, जितना भी, और ये प्राइम मिनिस्टर ही तय करते हैं कि इनका कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री होंगे। और इसके बाद ये तो पार्लियामेंट, मतलब ये प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, इसके बाद है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में भी 2 हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जैसे अमेरिका में, वहां प्रेसिडेंट के पास सारी पावर्स हैं, वहां प्राइम मिनिस्टर जैसी कोई चीज नहीं होती है। वो भी डेमोक्रेसी कहेंगे, वो अभी आएगा, वो भी पॉइंट आएगा आगे चैप्टर में, कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ। ठीक है, तो ये अगर हम देखें इस पूरे कानून कैसे बनता है, तो एक तरफ है जनता जिसका देश है, इनका हेड है प्रेसिडेंट, एंड ये स्टेट को सिग्निफाई करेगा, राज्य को।
ये जनता ही लेजिस्लेचर को चुनेगी। लेजिस्लेचर एक बहुत बड़ा ग्रुप है। ये जो बहुत बड़ा ग्रुप है, ये इस ग्रुप को कहेंगे लोकसभा। और लोकसभा भी कोई बस यूं ही कोई भी कानून बना दे और पास हो जाए, ये इसके लिए लोकसभा का भी एडिशनली एक वो रखा गया जिसको कहा गया राज्यसभा। एक चेक कि आप लोकसभा से कोई अगर कानून पास करें तो पहले राज्यसभा में जाएगा, वहां से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट पे जाएगा। तो कोई भी इससे होता है, कोई भी गड़बड़ कानून आप यूं ही पास नहीं कर सकते कि मान लीजिए आपने चुनाव लड़ा, सरकार बना ली, अब आप कुछ भी मतलब पास कर दीजिए, ये नहीं पॉसिबल है। जो आप पास करेंगे वो राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट पे जाएगा। और अगर गड़बड़ है कुछ तो राज्यसभा ऑब्जेक्ट करेगा, प्रेसिडेंट ऑब्जेक्ट करेगा। और क्योंकि सारी ताकत इनकी है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल एंड लोकसभा की, तो कानून तो बन जाएगा, लेकिन जब वो हल्ला होगा इसमें और मीडिया बार बार उठाएगा इस बात को, और जब हल्ला होगा तो जुडिशरी तक बात जाएगी और जुडिशरी में बात उठेगी कि क्या ये कानून सही है कि गलत है। ठीक है, तो ये तो लेजिस्लेचर से ही एक छोटा सा ग्रुप बनेगा जो कि बनाएगा सरकार, स्मॉल ग्रुप जिसकी मेजॉरिटी होगी। लेकिन इसको स्मॉल ग्रुप लिखा है इस सेंस में कि ये लोकसभा बड़ा ग्रुप है, करीब 550 मेंबर्स हैं लोकसभा में। सरकार में कितने चाहिए, इसका आधा, तो कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप है। अब ये जो सरकार के पास ताकत है, सरकार इन पे जुल्म ना करे, तो बीच में खड़ी हैं अदालतें। ठीक है, तो एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम, एंड यहां पे कैमरा लेके खड़ी है मीडिया, जो कि सेंसेस ऑफ पीपल है, पब्लिक, इनकी आंख नाक कान। तो जैसे इंसान को पता कैसे चलता है आसपास से, आंख नाक कान से, वैसे ही देश के सेंस में मीडिया। तो कोई भी गड़बड़ कानून अगर पास होना है तो इसके स्टेप्स हैं, तो कहीं ना कहीं फंसेगा। तो खैर, हम मंडल कमीशन पे अब आते हैं। तो मंडल कमीशन का इंप्लीमेंटेशन जैसा हुआ, अब हम यहां स्टार्टिंग से देखते हैं कि था क्या एक्चुअली। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 1979 में। वैसे तो ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए ऐसा रिजर्वेशन होना चाहिए, आजादी के पहले से बातें चल रही थी, तो इनके लिए कमीशन बनाए गए। लेकिन कोई भी सरकार एक्चुअली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन लाने में इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस के लिए आप रिजर्वेशन लाएंगे तो अपर क्लासेस जो है समाज के, इनको बहुत बुरा लगेगा, और ये अगर समर्थन वापस ले ले तो सरकार भी गिर सकती है और बहुत ज्यादा विरोध हो सकता है। तो खैर, ऐसे कमीशन बनाए गए, ये रिपोर्ट्स भी देते रहे, लेकिन इंप्लीमेंट कभी ज्यादा ऐसा हुआ नहीं। तो इस सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 1979 में इस कमीशन को हेड किया था बीपी मंडल ने, और इस कमीशन को पॉपुलरली बोला गया मंडल कमीशन। इन्होंने मतलब ये जो एक कमीशन को ये कहा गया कि आप ये क्राइटेरिया का फैसला करें। ये क्राइटेरिया क्या होगा कि हम ये तो जानते हैं कि समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, ऐसे बहुत समाज हैं जो कि सिर्फ एग्रेरियन रह गए, सिर्फ खेती बाड़ी में रह गए, पढ़ाई लिखाई वहां तक पहुंच नहीं पाई है और वो इतने स्ट्रांग नहीं हो पाए हैं। तो क्या किया जाए ऐसे समाजों के लिए, तो क्राइटेरिया क्या है कि जिसके चलते हम इनकी मदद कर सकें। तो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1980 में, और इस रिपोर्ट में इस चीज को पाया कि हाँ, इनका जो कास्ट बेस्ड ये जो चीज है ये सही है, कि हाँ कास्ट बेस्ड इनको रिजर्वेशन देना चाहिए, क्योंकि ये समाज कास्ट के लेवल पे ही बना है और कास्ट के लेवल पे ही चला है सैकड़ों सालों से। तो यही एक्चुअली क्राइटेरिया है। तो अगर आप गरीब को टारगेट करना है आपको, तो बेटर है कि आप पर्टिकुलर वो बैकवर्ड क्लासेस को टारगेट करें। वो एक अच्छा फिल्टर हो सकता है, क्योंकि गरीब तो एक बड़ा वेग सा टर्म है। ये जो क्लासेस हैं ये गरीब तो हैं ही हैं, साथ में ये एक्सप्लॉइटेड भी हैं और समाज के सिस्टम से बड़ा इनका वो है, मतलब डिसएडवांटेज्ड है। इन्होंने इस चीज को कहा कि 27% रिजर्वेशन देना चाहिए इन गवर्नमेंट जॉब्स। ये एक तरीका है
कि आप बैकवर्ड क्लासेस को एम्पावर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने, ये जैसे मंडल जो है, इन्होंने प्रेसिडेंट को ये अपना पूरा रिपोर्ट इन्होंने सबमिट करी। अब ये मंडल कमीशन यहां से करीब करीब बैकवर्ड क्लासेस के लिए फिर से कमीशन बनाया जाए, और ऐसा ही मोरारजी देसाई के टाइम पे शुरू हुआ। और मंडल 1980 में आके इन्होंने अपना मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दायर करी। 1980s के बाद इंदिरा गांधी बनी प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने मंडल कमीशन की मतलब चीजों को इंप्लीमेंट करना था, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं बन पाई। इसके बाद अगले प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी, इनकी भी हिम्मत नहीं बन पाई। देखिए, हिंदुस्तान आजादी से पहले बेसिकली 4-5 बड़ी पार्टीज थी। जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी कांग्रेस, सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ताकतवर पार्टी। और आजादी, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई एक्चुअली में देखा जाए तो कांग्रेस की लड़ाई थी। ठीक है, वो थी हिंदुस्तान के लोगों की, लेकिन हिंदुस्तान के लोग दैट वर सिनोनिमस विद इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब इस सेंस में आप समझिएगा कि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट कांग्रेस का मूवमेंट था, और कांग्रेस ने जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया तो बहुत सारी पार्टीज ऐसी थी जो हिंदुस्तान की पार्टीज थी, लेकिन उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लिया। इन्होंने लोगों को नहीं बोला कि आप जाइए क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल होइए। बहुत सारी पार्टीज थी। क्यों? हाँ, क्योंकि वो पार्टी का मूवमेंट है ना। जो देश का झंडा आपको दिखाई देता है, इसका इनिशियल स्वरूप कांग्रेस ने बनाया था। तो कांग्रेस ने बनाया है ना झंडा, वो कि वो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन बनाया तो कांग्रेस ने है। तो कांग्रेस की याद दिलाएगा ना वो झंडा दूसरी पार्टी वालों को। अगर किसी दूसरी पार्टी ने आजादी हासिल करी होती तो उनका झंडा या उनका बनाया हुआ झंडा हिंदुस्तान का झंडा बनता। तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, जो मेजर पार्टी थी। और भी जो पार्टियां थी, जैसे कि एक यूनियन पार्टी थी, एक कृषक समाज पार्टी थी, एक हिंदू महासभा थी, मुस्लिम लीग थी, ऐसी और पार्टीज थी। ठीक है, तो और जब देश आजाद हुआ, और कांग्रेस से ही अलग अलग पार्टीज अलग अलग होती रही बाद में। जैसे पेरियार थे, पेरियार कांग्रेस में आए, कुछ चीजें नहीं पसंद आई, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। देश जब आजाद हुआ तो जैसे जेपी थे, कांग्रेस से निकले, अपनी पार्टी बनाई। आज के टाइम में आप हिंदुस्तान में जितनी पार्टी देखते हैं रीजनल लेवल पे, चाहे कैसे भी, 90% पार्टीज कांग्रेस से अलग होकर बनी है। 90% पार्टीज कांग्रेस का ही कोई एक बड़ा नेता, उसने अपने इलाके में अपनी पार्टी बना ली, वो कांग्रेस से ही अलग हुए। ठीक है, तो खैर, तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये मंडल कमीशन की सिफारिशें इनके पास थी, लेकिन इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। इनकी हिम्मत नहीं बन पाई, क्योंकि इन्हें पता था कि मतलब वो आग में हाथ डालने वाला काम है, 27% रिजर्वेशन दे देना। और मंडल कमीशन ने, यहां तो सिर्फ 27% रिजर्वेशन की बात थी, मंडल कमीशन ने ऐसी कई सारी सिफारिशें करी थी कि जिन लोगों पे जमीनें नहीं है, बैकवर्ड क्लास के वो लोग जिन पे जमीनें नहीं है, उनको जमीनें भी मिलनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कई सारी सिफारिशें थी, उन्हीं में से एक सिफारिश थी 27% रिजर्वेशन। तो ये हो पाया है, तो हम 27% रिजर्वेशन के सेंस में मंडल कमीशन को देख पाते हैं। तो खैर, राजीव गांधी 1989, यहां तक आते आते राजीव गांधी के ही कैबिनेट में थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। इन्होंने राजीव गांधी पे इल्जाम लगाए थे करप्शन के, बोफोर्स घोटाला, अगर आपने कभी नाम सुना हो तो, कि इन्होंने बोफोर्स घोटाला किया है, ऐसा वैसा किया है। और अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर एक नाराजगी थी कि जब मंडल कमीशन, पहली बात तो ये फर्स्ट, जो अगर हम देखें, जो पहला कमीशन, इसका अगर हम हिस्ट्री देखें तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन 1955 में आया था। इसके बाद फिर मंडल कमीशन की जब सिफारिशें आई
तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 1955 में बना था, सोचिए, और 1980 का टाइम आ चुका था, लेकिन अभी तक न फर्स्ट कमीशन की बात हुई, मंडल कमीशन की रिपोर्ट यहां से करीब शुरू हो गई थी, फिर भी उसको लागू नहीं किया गया। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम मंडल कमीशन को लागू करेंगे। और ये चीज जब इन्होंने बोली तो सब लोग साथ आए, जितने भी बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे, और इन्होंने, यहां तक अगर आप देखें तो कांग्रेस की ही सरकारें रहीं। वीपी सिंह जो थे, इन्होंने पहली बार ये किया कि हम कांग्रेस को समेटेंगे, कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी राज में। तो कई सारे अलग अलग रीजनल लेवल के नेता उस टाइम पे, ये मंडल की राजनीति से कहते हैं, तो रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव, मायावती और बड़े बड़े नेताओं के नाम जो आज के टाइम पे बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टीज हैं, सब के सब उस जमाने की दौर की राजनीति से निकले। और इन्होंने एक नेशनल कैंप बनाया जिसका नाम रखा जनता दल। और 1989 का चुनाव होता है और इस चुनाव का ये रिजल्ट आता है। इस रिजल्ट को अगर हम देखें और इसकी बारीकियों से, अभी जब आगे कोएलिशन गवर्नमेंट और ये सब की जिक्र आएगा तो ये सब कंसेप्ट आप यहां से समझ सकते हैं। तो पहली चीज, जनता दल एंड इट्स अलाइड पार्टीज। तो ग्रीन कलर में जितनी आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिख रही हैं, ये सब जनता दल ने जीती थी। और इनके साथ साथ में अलाइंड थी तेलुगु देशम पार्टी, जो येलो कलर से आपको दिख रही है। येलो कलर वैसे कम है, जनता दल की ये इतनी सीटें इनने जीती। ठीक है, तो जनता दल, अगर हम यहां पे देखें, जनता दल ने जीते 244 सीटों पे इन्होंने चुनाव लड़ा, 143 सीटें इन्होंने जीती। इसके बाद अब कांग्रेस दूसरी तरफ अपोजिशन में, ये कांग्रेस और कांग्रेस से अलाइड पार्टीज जो हैं, इनको हटाने का काम कर रही थी। तो मेजॉरिटी साबित करने की, मेजॉरिटी तो आई नहीं इनकी 143, इनको और पार्टीज का समर्थन चाहिए, एक ग्रुप बनाना है जो कि मेजॉरिटी लाएगा, तब हम कांग्रेस को रोक पाएंगे। तो इनके साथ किन्होंने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी की 85 सीटें आई थी उस चुनाव में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम, तो सीपीआईएम 33 सीटें। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, 12 सीटें। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, वेस्ट बंगाल, यहां पे इनका जिक्र नहीं है। तो इन सब पार्टियों ने बाहर से समर्थन दिया और इन सब पार्टी की सीटें मिला के तब जाके मेजॉरिटी बन पाई। ठीक है, अब ये जो बनी, ये बनी कोएलिशन गवर्नमेंट, या जिसको हम कहते हैं गठबंधन की सरकार। और ये सब की सीटें मिला ली जाएं तो इनके पास अब मेजॉरिटी हो गई। ठीक है, तो यहां से हमें ये दिखाई देता है 1989 के चुनाव में कि अब मेजॉरिटी ग्रुप बनाना है। तो मेजॉरिटी ग्रुप एक तरफ जनता दल बना, दैट वाज लेड बाय वीपी सिंह, और इनका साथ दिया दोनों की दोनों कम्युनिस्ट पार्टीज ने, और इनका साथ दिया बीजेपी ने। और यहां से आपको ये गठबंधन या कोएलिशन गवर्नमेंट्स का एक बड़ा अजीब सी बात आपको दिखाई दे सकती है। ये लेफ्ट पार्टीज हैं, राजनीति की लेफ्ट विचारधारा की दोनों पार्टीज एक साथ हैं, और राजनीति की राइट विचारधारा की बीजेपी भी इनके साथ है। मतलब आपने आग और पानी एक ही ग्रुप में है। और क्यों? क्योंकि अभी लड़ाई है इंडियन नेशनल कांग्रेस से, आपको इनको समेटना है। लड़ाई का मतलब, हाँ, कंपटीशन। ठीक है, तो मतलब आप सेंस समझिएगा, एक बड़ा दुश्मन जब आपको दिख रहा है तो बाकी दुश्मन ही है, दुश्मन ही मान रहे हैं कि ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेकिन ये सब एक साथ हो जा रहे हैं बड़े दुश्मन के सामने। ठीक है, तो अब जैसे ये चीज कांग्रेस को हटाना है ताकत से, तो बीजेपी ने साथ दिया जनता दल का, कम्युनिस्ट पार्टियों ने साथ दिया जनता दल का, और जनता दल ले आएगी रिजर्वेशन के खिलाफ है बीजेपी, लेकिन फिर भी साथ है। तो खैर ये चीज हुआ, जो प्रेसिडेंट थे इन्होंने ये
शुरुआत करी इस बिल की कि ऐसा एक बिल आने वाला है। वीपी सिंह ने इस बिल पे अपने कैबिनेट के साथ साइन किया, और जब ये हुआ कि अब वो कानून बन गया है, तो अब यहां पे पूरा देश में हल्ला मच गया। तो एक तरफ ऐसे लोग थे जो कि रिजर्वेशन के खिलाफ थे, इनका ये कहना था कि ये इससे हमारे जो मौके हैं वो कम हो रहे हैं, और ये सब अपर क्लासेस के लोग थे, अपर कास्ट के। तो इनका ये कहना था कि हमारे मौके कम हो रहे हैं, और आप ये मतलब ये लोअर कास्ट को आप ये शांत करने का और उनको खुश करने की राजनीति कर रहे हैं, और इसके खिलाफ बड़े प्रोटेस्ट हुए, कई लोगों ने खुद को आग भी लगा ली। और ये जो कंजर्वेटिव सर्कल्स हैं, इन कंजर्वेटिव सर्कल्स में ये भी बात है कि जैसे कि टाइम में हमेशा से ये बात कही गई कि ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं, ये अगर डेवलप कर जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा ना समाज का, तो हमारे बच्चे क्या घास छीलेंगे? अगर इनके बच्चे पढ़ लिख गए, इनके बच्चे अगर अफसर बन गए, तो हमारे बच्चे क्या घास छीलेंगे? एक जनरल सा टर्म है, अपर कास्ट के घरों में अक्सर ये सुना जा सकता है। तो पूरी दुनिया इसी फंडामेंटल बेसिस पे काम करती है कि एलिमिनेट द कंपटीशन। तो खैर, ये मैंने एक एस्पेक्ट बताया इस चीज का, और बाकी ये डर तो था ही कि यार हमें जहां पे अभी 4000 सीटें के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, अब अचानक से वो तैयारी सीटें कम हो गई। और दूसरी तरफ जब इनका प्रोटेस्ट चल रहा था, इनके खूब सारे डेमोन्स्ट्रेशंस, तो इनको स्टेट का भी एक जो रूप दिखाई देता है कि पुलिस आके लाठीचार्ज कर रही है, तो ये इनके साथ भी हुआ। अब दूसरी तरफ जो लोअर कास्ट के लोग थे, इन लोग ने भी ऐसे अपना समर्थन जताना शुरू किया कि हाँ, ये रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फाइनली ये मुद्दा जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी बहुत सारी याचिका गई कि ये कानून हटाना चाहिए और ऐसा वैसा, और सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी दलीलों को एक केस बनाया, और ये केस की सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को सही पाया कि आप समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं या जो समाज के शोषित वर्ग हैं, इनको अगर आप इंप्रूव करना चाह रहे हैं, अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो ये बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देना सही है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, तो अब ये कानून बन गया। तो अगर हम देखें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन, तो 1955 में पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया था। 1980 में जब जनता पार्टी आई, इन्होंने इस चीज को इंप्लीमेंट किया। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, जो कि मंडल कमीशन था, इसको इंप्लीमेंट कर दिया। नहीं, 1980 में तो मंडल, ये मैंने गलत बोल दिया, 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, सिफारिशें। 1989 में जाके वीपी सिंह की सरकार ने इस चीज को इंप्लीमेंट किया। 1989, 10 साल तक करीब करीब ठंडे बस्ते में पड़े रहा मंडल कमीशन। और 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे पिटिशंस को एक साथ कलेक्टिवली बोल दिया इंदिरा शॉनी केस, और इसमें इन्होंने इस चीज को माना कि हाँ, बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देना ही सही तरीका है अगर आप समाज को पूरी तरीके से एक मुख्य धारा में लाना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन जो अपर क्लासेस की ये जो बात थी कि अगर कोई लोअर क्लास में है, लोअर कास्ट में है, लेकिन उसके पास सुविधाएं हैं, तो ऐसे लोग को रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सही माना और कहा कि अगर जो बैकवर्ड क्लासेस में जो थोड़े पैसे वाले लोग हैं, जो कि अच्छे स्कूल, कोचिंग्स, किताबें, परवरिश अफोर्ड कर सकते हैं, वो आएंगे क्रीमी लेयर में, और क्रीमी लेयर के लिए रिजर्वेशन नहीं, सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर के लिए रिजर्वेशन है। तो यहां से ये जो लॉजिक था कि कास्ट इज नॉट द राइट क्राइटेरिया, इस लॉजिक को भी रेक्टिफाई कर दिया कि कास्ट इज द क्राइटेरिया, और जो थोड़े अमीर लोग हैं उसके लिए रिजर्वेशन नहीं है, भले वो ओबीसी में। ठीक है। और फिर इसके बाद और भी अलग अलग राज्यों के सेंस में चलता रहा। तो लैंडमार्क केसेस एंड जजमेंट्स रिगार्डिंग रिजर्वेशन, तो कई सारे ऐसे, यहां पे 1992 में इंदिरा शॉनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस पूरे घटनाक्रम में
हम ये देख सकते हैं इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या है, कि हम कैसे शुरुआत अगर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट से शुरुआत हुई, उन्होंने एक कानून हम लाने वाले हैं, उसका एक ब्यौरा दिया, वो आता है लेजिस्लेचर में और वहां से पास होता है और फिर जॉइंट सेक्रेटरी उस चीज को एक प्रॉपर गवर्नमेंट ऑर्डर निकालते हैं। हाँ, और फिर इसके बाद जब कुछ गड़बड़ होती है, डिस्प्यूट होता है, तो जुडिशियरी आ जाती है और जुडिशियरी जो डिसाइड करेगी वो सबको मानना पड़ेगा। और जुडिशियरी इस तरीके से काम करे कि इतनी इज्जत रहे इसकी कि सब लोग इसकी बात माने कि हाँ ये इम्पार्शियल बॉडी है। तो इम्पार्शियल बनी रहे तब इसकी इज्जत बरकरार रहेगी और इसकी इज्जत रहे कि जुडिशियरी ने जो बोल दिया वो सबने मान लिया, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। तो हम यहां से देखते हैं इंस्टीट्यूशंस की क्या नेसेसिटी है कि लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है। अब जैसे ही मंडल कमीशन बना, ये अपने आप में एक अलग पूरा एक मतलब एक वो था, डिपार्टमेंट कह लीजिए या एक कमिटी कह लीजिए, जिन्होंने अपनी फाइंडिंग्स करी और एक रिपोर्ट निकाली। तो ये भी सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन ही है, ठीक है। तो ये सब हमने चीजें देखी। तो यहां से वीपी सिंह बने अगले प्रधानमंत्री, 1 साल ही रह पाए। 1 साल के बाद फिर से अगले प्रधानमंत्री जो बने, ये बने चंद्रशेखर। ये भी बस 1 ही साल रह पाए क्योंकि कोएलिशन गवर्नमेंट्स हैं, इन्होंने समर्थन वापस ले लिया तो मेजॉरिटी अब चली गई। वो फिर अब जो नया ग्रुप बना उसका लीडर अलग है। तो यहां से कोएलिशन गवर्नमेंट्स के प्रधानमंत्री आए और कह लीजिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली सरकार ये जाके नरेंद्र मोदी के टाइम ऑनवर्ड्स हो पाई कि अब इनके पास मतलब ऐसा भी नहीं गठबंधन नहीं है, गठबंधन सबके हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा मेजॉरिटी की। हाँ, तो खैर यहां के जो स्टेबिलिटी है कम से कम, इस वजह से हम उनको इतना ज्यादा वो नहीं कहते हैं। यहां पे स्टेबिलिटी भी नहीं रही शुरू यहां की कुछ टाइम में, जैसे एचडी देवेगौड़ा बस 1 साल रहे, फिर आई के गुजराल सिर्फ 2 साल रहे। यहां से एक स्टेबिलिटी आनी शुरू हुई कि जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं कम से कम पूरा 5 साल कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि 5 साल से पहले ही गठबंधन टूट गया, ठीक है। तो जैसे संतोष ने एक सवाल पूछा है, मीडिया कैसे प्रॉफिट अर्न करती है। तो मीडिया ये जो हम देखते हैं, इसका प्रॉफिट आता है एडवर्टीजमेंट से। जो अखबार में ऐड आते हैं तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज खूब सारा पैसा देती हैं। सरकार जो है, सरकार ऐड में, न्यूज चैनल में अपने जो ऐड देती है, सरकार बहुत सारा पैसा देती है। तो मीडिया को पैसा मिलता है एडवर्टीजमेंट से, सरकार से भी, बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी। तो आप ये क्रीम लगाए, ये पाउडर लगाएं और इस सरकार को वोट दें, इस सरकार ने अच्छा काम किया है, ये बाइक बड़ी अच्छी है। तो चाहे वो बिजनेसेस के ऐड हो, चाहे नेताओं के ऐड हो, तो मीडिया ऐसे पैसा कमाती है। और अगर आप किसी सरकार के खिलाफ बहुत मतलब खराब बोलते रहें तो वो सरकार थोड़ा कम पैसा देगी। आप किसी सरकार की खूब तारीफें करें तो सरकार आपको और पैसा देगी। जो फ्रंट पेज एड्स निकलते हैं इतने बड़े बड़े, सब पैसा लगता है इसमें। और जुडिशियरी मीडिया को ऑर्डर या कंट्रोल कर सकती है। तो मीडिया अगर कुछ गलत हरकत करे तो जुडिशियरी उस पर एक्शन ले सकती है। अभी जैसे हाल के टाइम में जुडिशियरी ने कई बार ऐसा, मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते जुडिशियरी, लेकिन डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इतना हेट स्पीचेस को एम्पावर नहीं करेंगे, आप गड़बड़ न्यूज नहीं फैलाएंगे, और ऐसा वैसा करके डायरेक्शन दे सकते हैं। और लगाने को तो फाइन भी लगा सकते हैं। आप बहुत ज्यादा गलती करें तो किसी मीडिया चैनल को बैन भी किया जा सकता है। ये सब पावर है, लेकिन ये सब पावर तब यूज होगी जब आप उतना बड़ी गलती करें। अगर आपको किसी मीडिया ने, मान लीजिए किसी मीडिया ने कुछ बहुत गड़बड़ बातें आपसे रिलेटेड चला दी और सब गलत बातें, तो आप सीधा कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं, ये जो मीडिया चैनल है इसने मेरे खिलाफ ऐसी गड़बड़ बातें चलाई, सब झूठ है। आप उसको साबित करिए, पूरा सजा होगी, फाइन होगा। चलिए एंड करते हैं आज का सेशन।